देखिए, एक कहावत है कि खता पलकों से होती है और सजा सदियां भुगतती हैं। कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है और कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव जीतती है। 1986 में जब आदरणीय पप्पू कलानी जी नगराध्यक्ष बने थे, वो ट्रेंड जो था वो बहुत ही बुरा ट्रेंड था। हर कोई व्यक्ति जल्दी पैसे कमाने की चाह में न उसने रिजर्व प्लॉट्स को छोड़ा, न उन्होंने एफएसआई का वो पालन किया, ना ही उसने अच्छे मटेरियल से वो इमारत बनाई। प्रदीप जी नमस्कार, सिटी वाला लाइव में सर आपका स्वागत है। नमस्कार चंदन जी। प्रदीप जी, पहली बार आपने मुझे बात करने का मौका दिया है और काफ़ी एनर्जेटिक हूँ क्योंकि माहौल चुनाव का चल रहा है। तो सर, सबसे पहले तो एक संगठन के हिसाब से आप ये बताइए कि उल्लासनगर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विकास की जो लहर दौड़ाई है उसके बारे में आगे के भारतीय जनता पार्टी के क्या प्लान है सर? चंदन जी, भले ही ना ये पहली बार आपको इंटरव्यू दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप बहुत अच्छे पत्रकारिता करते हो। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर की संगठन इतना मजबूत है कि मैं समझता हूँ जितना भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, उतने कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास नहीं है। वैसे भी देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है और कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव जीतती है। और हमारा संगठन दुरुस्त है। कई कार्यक्रम हमने सफलतापूर्वक किए हैं। आप देखोगे कि लाडकी बहन योजना, जिसके अंदर उल्लासनगर के 91 से 94 हज़ार तक महिलाओं ने यहाँ पर फॉर्म भरे। कोई मित्र मेरा कह रहा था कि अपनी उल्लासनगर की 6 लाख पॉपुलेशन है, 3 लाख महिलाओं के फॉर्म भरने चाहिए, मात्र खाली 95,000 या 92,000 फॉर्म भरे हैं। तो उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहूँगा कि उल्लासनगर में वोटरों की संख्या 4 लाख है और 4 लाख में से यह जो योजना है वह 21 से 65 सालों के लिए योजना है। यानी अगर आप देखोगे कि 18 से 21 वाले करीबन जो हैं 30,000 वोट हैं और 65 के बाद उम्र वाले वो भी 30,000 हैं। मान लिया जाए 4 लाख वोटरों में से 2 लाख महिला हों, 2 लाख महिला में से 30,000 18 से 21 वाले घट जाएं और 65 से ज़्यादा आयु वाले 30,000 घट जाएं, तो कुल मिला के 1,40,000 महिला टोटल हमारे वोट पात्र हैं लाडकी बहन योजना के लिए। उसमें से 94,000 यानी आप मान के चलिए कि 70% महिलाओं ने इसका लाभ लिया। बाकी जो महिलाएं हैं जिन्होंने लाभ नहीं लिया वह समर्थ होंगी, उनके परिवार में इनकम टैक्स भरते होंगे। तो मैं समझता हूँ जितनी ज़्यादा हमारी संगठन ने काम किया, उसमें हमारे विधायक ने काम किया, प्रत्येक मेरे नगर सेवक ने काम किया, प्रत्येक मेरे संगठन के एक एक पदाधिकारी ने जी तोड़ मेहनत करके बहनों के खातों में जब पैसे डलवाए और जब उनके पास पैसे आए और उनके लिए जो हम सम्मेलन कर रहे हैं समय समय पर, आज तक हमने प्रत्येक प्रभाग में सम्मेलन करने हैं, उनके साथ स्नेह भोजन करते हैं, जब उनके साथ हम बैठते हैं, उनके साथ मिलकर बातें करते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उनको भी लगता है कि आर्थिक जो ताकत हमें सरकार की तरफ से मिली है और यह ताकत हमारे देवा भाऊ ने दी है, यह ताकत हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दी है। अगर मान लो जन धन योजना के अंदर ये खाते ही नहीं खुलते तो पैसे सीधे इन बहनों के खातों में नहीं जाते। कांग्रेस के जमाने की तरह होता, दलालों राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। यहाँ
कोई दलाल नहीं, कोई नहीं। ये दूरदृष्टि थी मोदी जी की, सारे खाते खुला दिए, सीधे पैसे डलवा दिए। आज बहनों को 7,500 रुपये आएंगे दिवाली के, अक्टूबर के महीने में दिवाली के पैसे भी आ जाएंगे। तो ये कहने का अर्थ है केवल यही नहीं, और भी जनहित के काम हमने समय समय पर किए हैं। सारे संगठन के जितने लोग हैं, नए वोटरों के फॉर्म भरना, आयुष्मान कार्ड बनाकर देना, उसके अलावा हमने फ्री नोटबुक्स विद्यार्थियों को बांटी, छतरियां बांटी, समाज के कई काम हम निरंतर करते रहते हैं। और आज जिस तरह से एक आपने देखा होगा कि फेक नैरेटिव था लोकसभा के टाइम में कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी, उस फेक नैरेटिव का जवाब हरियाणा की जनता ने दे दिया कि आप एक बार झूठ करके लोगों को फंसा सकते हो, लेकिन सत्य को कभी हमेशा के लिए नहीं फंसा सकते। तो हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी हमारी तंदुरुस्त है, दुरुस्त है, पूरी तरह से उत्साहित है। मेरा कार्यकर्ता जब भी चुनाव होगा, इतिहास में इतनी मतों से कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती होगी, उतने मतों से 141 और 142 दोनों विधानसभा हम जीतेंगे। प्रदीप जी, अगला प्रश्न जो है वो आपकी अध्यक्ष पदी से जुड़ा हुआ है। प्रदीप जी, जब से आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, हमने देखा है कि उल्लासनगर के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के कई महत्वपूर्ण पद जो है उन्होंने हासिल किए हैं। पर हाल ही में पिछले 7 या 8 महीनों में भाजपा के मंडल अध्यक्ष जो थे सुनील सुखेजा जी, उन्होंने पार्टी छोड़ी और राष्ट्रवादी का दामन थामा। और हाल ही में उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष जो है संजय गुप्ता जी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो सर, इसके बाद में थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि स्थिति युवा वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की डामाडोल है। सर, अपने कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरने के लिए आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? देखिए, हम कुछ दिन पहले अमित शाह जी की मीटिंग में गए थे। अमित शाह जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोला, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, कुछ देने के लिए कार्यकर्ताओं को नहीं है, वो किसी को कुछ देगी नहीं, कार्यकर्ताओं से लेगी, समय लेगी, उनको कुछ दे, उनकी ऐसी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए हमारी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी इसलिए है कि 370 हटाना है, देश में राम मंदिर बनाना है, देश को 2047 तक, 15 अगस्त 2047 तक विश्व का 1 नंबर बनाना है। तो न किसी के पार्टी से जाने से फर्क पड़ता है, न किसी आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारे विचार जो हैं देश के राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र का निर्माण करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अनगिनत संघ के लोग होंगे जिनकी आपने शक्ल भी नहीं देखी होगी, उनका चित्र भी नहीं देखा होगा, और उन्होंने अपना जीवन खपा दिया देश के लिए। हमने क्या किया है? हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो मात्र तिल भर भी नहीं किया है। यहाँ क्या होता है, कार्यकर्ताओं की कई महत्वाकांक्षा ऐसी बढ़ जाती है कि उनको लगता है कि मैं आज आया, कल आमदार बनूं, परसों मंत्री बनूं, 4 दिन के बाद मुख्यमंत्री बनूं। ऐसे कार्यकर्ता जिनको अति महत्वाकांक्षा होती है अधिक, हमने देखा है कि ऐसे कार्यकर्ता कई बार चले जाते हैं, लेकिन पार्टी को इससे उसकी सेहत पर और पार्टी के विचारधारा पर और पार्टी के राष्ट्र के प्रति जो हमने तय किए कार्यक्रम है, उसमें जरा किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। प्रदीप जी, उल्लासनगर जो है वो व्यापारी वर्ग का शहर है, व्यापार को उल्लासनगर की रीढ़ माना जाता है। प्रदीप जी, पिछले कुछ समय में उल्लासनगर की सड़कों को ऐन दिवाली के मौके पे खोद दिया गया, विकास के जो कार्य हैं उनके नाम पर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिवाली का जो समय है वही क्यों चुना। इससे व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं नाराज़ है। सर, इस बारे में आप व्यापारियों में क्या विश्वास की जो भावना है वो जागरूक करेंगे? देखिए, व्यापारी वर्ग जो है वो नाराज नहीं है, क्योंकि हमारे विपक्षी नेताओं के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए वह उनकी आड़ में कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग नाराज है। आप मुझे बताइए, पहले कहेंगे कि आमदार कुमार अयलानी कुछ काम नहीं कर रहा,
तो एक पिक्चर आ गई, एक कादर खान की एक अच्छी पिक्चर थी, उसमें कहा मंत्री कहाँ जा रहे हैं, अगर सूखे पे जा रहे हैं तो कहें कि बाढ़ आ गई है, वहाँ नहीं जा रहे हैं, सूखे में जा रहे हैं, अगर उधर जा रहे हैं तो ये इस तरह से नहीं चलता। देखिए, जो आचार संहिता का पीरियड था मई तक, ठीक है, आचार संहिता में काम शुरू नहीं हो पाए, उसके बाद बारिश का समय आ गया, बारिश के समय में सड़कों को खोदना ठीक नहीं था, बारिश से पहले जितनी सड़कें खोद ली, बारिश में वह सब काम अंडरग्राउंड ड्रेनेज का बंद करवा दिया। बारिश के तुरंत बाद अंडरग्राउंड जो जहां जहां जिन जिन सड़कों पर अंडरग्राउंड हो रहे हैं उनके सीमेंटीकरण के टेंडर हुए पड़े हैं कम से कम 1 साल से। अब आज कल अगर ऐसा कर दिया जाए, सीमेंट का रोड बना दिया जाए और फिर ड्रेनेज के लिए खुदाई की जाए, तो फिर यही लोग कहेंगे पैसों की बर्बादी है, अभी कल रोड बना आज खोद रहे हैं। उस रोड को, जो आपको हीराघाट वाला रोड है जो अभी खोदना शुरू हुआ है समर्पण से, उस रोड को हमने पिछले 1 साल से रोक रखा है कि वो ड्रेनेज पड़ जाए तो फिर बाद में खोदने की जरूरत नहीं पड़े। तो आज वो डिमोलिशन भी हुआ है, खुदाई भी हुई है, जैसे ही ड्रेनेज पड़ जाएगी उसके बाद सीमेंट का रोड बनना शुरू होगा। और देखिए, आप मान के चलिए, आप अपने घर का भी अगर जब रिन्यूएशन कराते हो ना, तो थोड़ा समय आपको धूल मट्टी का घर में भी सामना करना पड़ना है। तो ये कहना कि व्यापारी नाराज हैं, लेकिन यह जितना भी काम हो रहा है उसका काम होने के बाद इमीडिएट इसको बुझा देना, उसी के ऊपर इमीडिएट नई सड़क बना देना उसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है। अगर आप ये जो 450 करोड़ का ड्रेनेज का जो टेंडर है, अगर पूरे शहर में अच्छी तरह से कार्यान्वित हो गया तो रास्ते पे जरा भी पानी नहीं दिखेगा। एक स्वच्छ भारत की जो संकल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने की है, वह उल्लासनगर में करने का प्रयास हम कर रहे हैं। थोड़े समय की बात है, सारी सड़कें उल्लासनगर की अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार बनी तो आने वाले 5 सालों में मेरे हिसाब से उल्लासनगर में कोई ऐसा काम नहीं बचेगा जो नहीं करेंगे। इन 2 सालों में ही बहुत सारे काम हमने किए हैं। प्रदीप जी, पिछले 1 दशक से हम देख रहे हैं कि उल्लासनगर के आसपास के जो शहर हैं, जैसे हम कल्याण कह दें, अंबरनाथ कह दें और बदलापुर कह दें, जिन्हें पहले गांव की संज्ञा दी जाती थी और उल्लासनगर को शहर कहा जाता था, पर आज अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उल्लासनगर उनके सामने कहीं भी नहीं टिक रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया अंबरनाथ और बदलापुर में। तो सर, इस आने वाले जो चुनाव है, नगर सेवक के चुनाव और आमदार जी के चुनाव जो हैं, उसमें आप उल्लासनगर शहर की क्या पृष्ठभूमि बना रहे हैं और उसकी दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तय करेगी सर? देखिए, एक कहावत है कि खता पलकों से होती है और सजा सदियां भुगतती हैं। ठीक है, यह उल्लासनगर नंबर 1 हुआ करता था क्योंकि सारे व्यापार सब बदलापुर, यहाँ से सब व्यापार का अच्छा हब हुआ करता था। कुछ गलत नीतियाँ अब उन्होंने, जो अब हमारे विरोधी हैं, उन्होंने अपनाई। अनाप शनाप जो बिल्डिंगें बन गई, न उसका प्लान था, 7 माले की 8 माले की बिल्डिंगें बनी, उसमें जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी को अच्छा नहीं गया। यह एक ट्रेंड शुरू किया गया था 1986 में, जब आदरणीय पप्पू कालानी जी नगराध्यक्ष बने थे। वो ट्रेंड जो था वो बहुत ही बुरा ट्रेंड था। हर कोई व्यक्ति जल्दी पैसे कमाने की चाह में न उसने रिजर्व प्लाट्स को छोड़ा, न उन्होंने एफएसआई का वो पालन किया, ना ही उसने अच्छे मटेरियल से वो इमारत बनाई। इसका परिणाम यह हुआ कि 15-20 सालों के बाद वह इमारतें धराशायी होने लगी, ताश की पत्तों की तरह गिरने लगी। अब जब आपके शहर के पास, आपकी सीमाओं में आपके पास जमीन नहीं है बढ़ने के लिए, आपके पास वही 13 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है, इसी में बढ़ना है, तो बाकी जो चीजें बढ़ी, चाहे कल्याण बढ़ा, उनके पास खुली जगह बहुत थी, अंबरनाथ के पास, बदलापुर के पास, तो उनका विकास दिखने आया। हम जो समस्या से घिरे थे
उस समस्याओं को छुड़वाने के लिए कैसे उस समस्या से बचें, क्योंकि हालत ऐसी हो गई थी कि लोग बेघर हो रहे थे और अगर कोई भी हम पॉलिसी देते हैं तो पूरे ऐसी पॉलिसी देनी पड़ेगी कि पूरे विश्व में 4 FSI, साइड मार्जिनिंग, ये सब जो चीजें थी वो एक अलग तरीके से आदरणीय हमारे सरकार में देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी ने एक अनूठा GR दिया। हम लोग इसी में व्यस्त रहे कि जो हमारी खता हुई थी उसको दुरुस्त किया जाए। उस दुरुस्ती में करते करते उस गलतियों को सीधे करते करते बाकी शहर एक से एक बन गए। हमारा उल्लासनगर पिछड़ गया, लेकिन पिछड़ा रहेगा ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें हम लोग ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आने वाले आप देखोगे कि आने वाले समय में कई सड़कों का काम सीमेंटीकरण का हो रहा है और बहुत सारी जो बची हुई सड़कें हैं उनका भी जो है जितने भी उनके एस्टिमेट्स हैं उसके पास होने के लिए गए हुए हैं। पानी का स्रोत हमने उसका ऑफिशियली 228 करोड़ मान्यता ले ली है, उसकी टेक्निकल सैंक्शन आ गई है, अस्पताल बन गई है, GR रिकंस्ट्रक्शन का आ गया है। उसके अलावा केवल आप ये जो चीज़ें हुई है केवल 2 सालों में हुई है, जो अभी हमारी सत्ता है, इन 2 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन क्योंकि उसका अमली जाना, उसका स्वरूप, उसका जो है स्वरूप दिखना बाकी है, इसके लिए जैसे ही 2 साल एक और साल गुजरेगा तो सब ठीक हो जाएगा और सारी चीज़ें हम अच्छी करेंगे। हमारा बिल्कुल ध्येय है उल्लासनगर को अच्छा बनाना। कम से कम जितनी भी जो भी पुरानी जर्जर बिल्डिंग है उनको उन्हीं के स्थान पर तोड़कर उनको अच्छी मजबूत बिल्डिंग बनाकर देना और कम से कम खर्चे में लोगों को बैंक का भी उस पर लोन मिले और अच्छी तरह से शहर में जीने का मौका सभी को मिले, यह हम प्रयास करेंगे। गुरदीप जी, सिटी विलास लाइव को समय देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आगामी चुनावों में कई सारे प्रश्न हमारे चैनल की तरफ से आपसे पूछे जाएंगे, तो उम्मीद है कि आज की तरह ही सर आप बहुत सही तरीके से और सही दिशा से आप हमें जवाब देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका स्वागत है।